हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने 6 तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 7 है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। जब एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर और मैंने जो वीडियो आपको बताए थे सीटेट से रिलेटेड, जो एक वीडियो मैंने डाला था उसमें बताया था कि एनसीईआरटी से पहले साथ साथ आपको कुछ चीज़ें भी कर लेनी है ना, यूट्यूब से जाके कंप्लीट। तो आप लोग वहाँ से चीज़ों को कंप्लीट करते रहिए और साथ ही एनसीईआरटी को सीरीज भी कंप्लीट करते रहिए। इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर ले। इसके बाद अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम देखेंगे मौसम, समझेंगे। फिर अगला टॉपिक इसमें क्या दिया गया है, जलवायु। मौसम और जलवायु में अंतर को हम लोग समझेंगे और इसके बाद जलवायु और अनुकूलन को देखेंगे। साथ ही इसमें क्या दिया गया है आगे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने एनसीईआरटी को रीड करते लाइन बाय लाइन, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। हमारे दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। मौसम क्या होता है, देखिए हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है, ठीक, ऐसे दिया रहता ना अखबार में एक साइड। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है, ठीक है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है और कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ये बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए, ठीक है। तेज धूप तो कभी पूरा एकदम धूप ही नहीं रहेगा। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हमने पढ़ा था आगे के चैप्टर में ना, यहाँ हाँ दिया भी है, जिसे क्या बोलते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः में होता है। तो देखते हैं जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, ठीक है।
यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर वर्षा भी होती है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। और हम देखते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर और इधर केरल के औसत तापमान में अंतर को हम देख सकते हैं ना। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। और ऐसे ही हम देखते हैं राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय और औसत तापमान को उच्च देखते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया जा रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, क्या क्या बताया इसमें, हम लोग मैप में देखते हैं इसको। पहले तो बनाएंगे एक मैप, प्रयास करते हैं। देखिए, ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप होते उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड है इधर, फिर आइसलैंड, नॉर्वे, यूरोप में स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र। ठीक है, और भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र का अफ्रीका में, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ देश है जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। और देखिए, जैसे यहाँ पर ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू के शरीर सफेद बाल होते हैं जिससे वे बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीत रोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं।
गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते। देखिए, ध्रुवीय भालू इसकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। इसके नखर, नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं, जो करके किसमें मदद करते हैं? बर्फ पर चलने में। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। यहाँ सर्द मौसम में इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। और इसके बाद इसमें परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं सकते, किस कारण? जो इसके सफ़ेद बाल होते हैं, क्योंकि बर्फ भी सफ़ेद होता है तो उसी में वो मिल जाते हैं, तो इस कारण से। बाकी चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ ही लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं पेंगुइन को। ये भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। स्वयं को गर्म रखने के लिए वह ऐसा करते हैं क्या करते हैं कि झुंड में रहते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं, पैर पेंगुइन के और इनका झुंड। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ दिया जा रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों की जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे क्या होते हैं? जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। लाल नेत्र वाला मेंढक। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। जैसे टूकन पक्षी नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों को तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती।
टूकन पक्षी। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। जैसे बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लॉयन टेल्ड मकाक, लंगूर, मंकी। लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वह भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु क्या है? हाथी। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करती है। ठीक है, और लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं, अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने देखा, सबसे पहले तो हमने मौसम को देखा कि मौसम क्या है, और सबसे पहले देखा था कि जो मौसम की रिपोर्ट होती है किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत मौसम विज्ञान विभाग। और फिर हमने देखा कि इस रिपोर्ट के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया गया था। और मौसम में हमने सभी परिवर्तन को किसके द्वारा देखा था? सूर्य के द्वारा देखा था। फिर हमने जलवायु को समझा था कि जलवायु क्या होती है। आर्द्रता को देखा। आर्द्रता क्या है? वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं। फिर जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? शुष्क बोलते हैं। जैसे हमने देखा था वो मैप में, लद्दाख लेह ठंडा है, राजस्थान गर्म है, मेघालय में वर्षा अधिक होती है, और मानसून का आगमन केरल में, मानसून की वापसी का होती बाद में, और तमिलनाडु में। ठीक है, फिर हमने देखा कि वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा गया था। फिर हमने अनुकूलन को समझा था, और फिर स्थलीय आवास को देखा। फिर इसके बाद उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र को समझा। फिर हमने क्या देखा था इस चैप्टर में? उष्णकटिबंधीय वर्षावन को देखा। इसके बाद हमने यहाँ के जंतुओं के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे किस प्रकार से वो लोग रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपने चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से समझकर समाप्त किया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें भी बची हुई है। ये कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायुवी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। अभी यहाँ एक
और बचा था, हम लोग उसको भी कंप्लीट करते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण है? सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्रों, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफी भिन्न है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सारांश को। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है उस स्थान का। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः होता है, भोर में, और वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के ऐसे 2 क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी होती रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और शेष 6 महीनों में सूर्योदय नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूल जलवायुवी परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटख रंग और तीखे पैटर्न, तीव्र स्वर ध्वनि, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित होते हैं। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि अभी ये एनसीईआरटी ईजी है ना, क्लास 6, 7, 8 की। बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग इस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने से ही चीज़ें क्लियर हो जा रही है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें समझा कर टाइम पास करने का कोई मतलब है नहीं। इस प्रकार से हम रीड करते हुए चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। वीडियो में नए चैप्टर के साथ थैंक यू सो मच।